पश्चिमा त्यागी। और आज आएंगे केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 6 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। तो बता दें कि जनता ने किसका दिया है साथ, आज मतगणना के बाद होगा साफ। तो ये मशीनों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई है। पोस्टल बैलेट के लिए 10 और ETPBMS के लिए 10 टेबल। दोपहर 2 बजे तक पूरी हो जाएगी काउंटिंग। तो मतगणना केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न हो सके, मतदान के नतीजे आ सके। तो न्यूज स्टेट पर काउंटिंग की महा कवरेज लगातार जारी है। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उससे पहले हलचल तेज है, व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी है। सुरक्षा का मोर्चा जो मुस्तैदी के साथ प्रशासन संभालते हुए नजर आ रहा है। और आज ये साफ हो जाएगा कि केदारनाथ की जनता ने कमल का साथ दिया है या कांग्रेस का हाथ थामा है। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज इस चुनावी नतीजों के बाद सामने होगा। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला है। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट के बाद कांग्रेस की सीट पर नजर है। और कहीं ना कहीं ये सियासी जो लड़ाई है वो प्रतिष्ठा का सवाल इस सीट को लेकर बनी हुई है। अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अजीत, 8 बजने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले मतगणना केंद्र पर किस तरह की हलचल है, किस तरह की व्यवस्था है, वो जरा दर्शकों को दिखाइएगा भी और बताइएगा भी। देखिए, सभी राजनीतिक दलों के जो अभिकर्ता होते हैं, जिनको हम एजेंट बोलते हैं, जिनको गिनती के लिए वोटिंग के लिए लगाया जाता है, वो चीफ एजेंट भी वहां पर पहुंच गए हैं, कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, नेतागण भी पहुंच गए हैं। 8 बजे ठीक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। तो पोस्टल बैलेट की गिनती मेरे ख्याल से जैसा जिला प्रशासन का मानना है कि वो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा चलेगी। और उसके जैसी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी 8 बजे, तो उसके ठीक आधे घंटे बाद, अगर पहले पोस्टल बैलेट खत्म हो जाते हैं तो पहले, नहीं तो ठीक आधे घंटे बाद EVM की गिनती शुरू हो जाएगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने के अलावा भी जो त्रिभुवन है, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके UKD के भंडारी हैं, उनके समर्थक, सभी का जमावड़ा जहां गिनती हो रही है काउंटिंग स्थल पर, वहां पर जमा हो गया है। और अभी जब 8 बजे गिनती शुरू होगी तो सबकी धड़कनें तेज होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी इस सीट को बचा पाती है कि नहीं, या कांग्रेस में जो उत्साह पिछले 2 बाई इलेक्शन जीतने के बाद था, वो उत्साह बना हुआ है कि नहीं, वो कार्यकर्ताओं को, लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब हुई कि नहीं। और मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ कि हार जीत एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हार जीत के अलावा भी एक इशू ये होता है कि मान लिया मुद्दे भी सही हैं और कोई राजनीतिक दल उनको सही से कन्विंस भी पब्लिक को नहीं कर पाया है उनको लेकर के, तो उसका भी नुकसान होता है। तो आज जो कांग्रेस ने जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, अगर उनमें सही है और वो कन्विंस नहीं कर पाई है पब्लिक को, तो रिजल्ट उलट हो सकते हैं। अगर वो कन्विंस करने में लोगों को कामयाब हो गई है तो फिर भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन जो त्रिकोणीय बनाने के लिए जो प्रयास में थे, त्रिभुवन चौहान जो निर्दलीय हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो उन्होंने मुकाबले को कितना त्रिकोणीय बनाया है, इसकी भी आज कलई खुल जाएगी। कुल मिलाकर ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की अस्मिता का सवाल है। और कांग्रेस का इसलिए क्योंकि वो अभी 2 बाई इलेक्शन 2 महीने पहले ही जीते थे इसी प्रदेश में। और कांग्रेस ने पहली बार सत्तारूढ़ दल को, जो सत्तारूढ़ दल है, 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जो बाई इलेक्शन हार गया हो। और भाजपा के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो सत्तारूढ़ दल है, उन्हीं की सिटिंग विधायक जो दिवंगत शैला रानी रावत थी, तो उनके निधन के बाद ये इस सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था। और तीसरा जो ये जो स्थान है, ये प्रधानमंत्री के पसंदीदा स्थानों में से एक है। केदारनाथ, उनका आना जाना पूरी दुनिया जानती है, वो केदारनाथ से उनका विशेष लगाव है। कई हजार करोड़ रुपए उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से दिए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं, उनका लाभ कितना मिल रहा है, तो ये दोनों ही दलों की अस्मिता का सवाल है। हार जीत किस तरह की होगी, कितनी होगी, मार्जिन क्या होगा, अभी सब इसी कयासबाजी में उलझे हैं। कितना मार्जिन हो सकता है, कौन सी पॉकेट से होगा। और मैं एक खास बात आपको ये और बता देता हूं कि गिनती जो शुरू होगी वो त्रिजुगी नारायण की तरफ से होगी। त्रिजुगी नारायण केदारनाथ के बाईं तरफ एक बहुत बड़ा गांव है
और तकरीबन बहुत हाइट पर जाकर है। त्रिजुगी नारायण एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है जहां भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो उस सबसे पहले बूथ वहीं का खुलेगा और वहां से खुलने के बाद ये शुरुआत नीचे की तरफ होगी। तो त्रिजुगी नारायण से क्या संदेश जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। उस इलाके से, उस क्षेत्र से किस तरह का रेस्पॉन्स भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय किसी को मिलता है, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। तो कुल मिलाकर अब सभी दलों ने केवल टकटकी लगाई है। देर में जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी, धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि केदारनाथ की जनता ने कमल का साथ दिया है या फिर कांग्रेस का हाथ थामा है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर टक्कर देखी जाए इन दोनों ही दलों के बीच देखी जा रही है। हालांकि धीरे धीरे तस्वीर दोपहर तक साफ भी हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज के जो नतीजे हैं वो इसलिए में महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए 2027 की राह को भी तय करते नजर आएंगे, उसको भी दिशा देते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये केदारनाथ सीट कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं करने जा रही है वर्तमान परिस्थितियों में। अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है तो यहाँ सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लेकिन एक अस्मिता की बात होती है, कि इज्जत की बात होती है, प्रतिष्ठा और सत्ता के इकबाल की बात होती है, बहुत सारे वो काम जिनको हम गिनवा रहे हैं उनकी बात होती है। तो ये इसलिए भी बहुत जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो जीत जाए। तो जो नाक का सवाल बना हुआ है, जो एक प्रतिष्ठा की लड़ाई दोनों दलों के बीच है। दूसरा, इसके ठीक बाद निकाय चुनाव होने हैं प्रदेश में। तो निकाय चुनावों के इस नतीजों का असर निकाय चुनाव के नतीजों पर पक्का पड़ेगा। अभी चूंकि जैसे ही इस आचार संहिता हटेगी तो आचार संहिता हटने के साथ ही ये निकाय चुनाव की आचार संहिता हफ्ते 10 दिन में लागू हो जाएगी। तो निकाय चुनाव चूंकि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब के चुनाव होने हैं और फिर ये केदारनाथ का मैसेज पूरे देश में जाना है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी और फिर बद्रीनाथ भी हारी, और अगर केदारनाथ भी हट जाती है तो एक नैरेटिव जो पहले से विरोधियों ने चलाया हुआ है, विरोधी पक्षों ने चलाया हुआ है कि अयोध्या बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ भी, तो इस तरह का मतलब एक जो माहौल होता है वो किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिकूल जाता है। तो वो एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस माहौल को रोकना। तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी और कितनी कोशिश की है आज नतीजों में सबके सामने होगा। इसीलिए कांग्रेस भी कह रही है कि इस सीट को जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। निकाय चुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव, ये केदारनाथ का असर यही नहीं आसपास के राज्यों में भी पड़ेगा। केदारनाथ एक अलग चीज है, आप समझिए कि एक विधानसभा नहीं है वो पूरे देश की निगाह उस पर लगी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई चीजें हैं। कोई प्रधानमंत्री पहली बार केदारनाथ इतने बार गए हैं जितनी बार नरेंद्र मोदी गए हैं। तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग एंगल है आध्यात्म का, धर्म का। और केदारनाथ को जीतना एक अलग चीज है, चूंकि 2 बाई इलेक्शन हार चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि मतदान काफी कम हुआ उपचुनाव के लिहाज से, हालांकि मत प्रतिशत को कम नहीं माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस सीट पर जो चुनावी नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। देखिए, चूंकि 66% मतदान था पिछले विधानसभा चुनाव में, तो जब से एक सामान्य निर्वाचन होता है, सामान्य इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होता है, जब सब सीटों पर चुनाव होता है तब माहौल अलग तरह का होता है। और जब कहीं बाई इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना एक टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि आसपास के एरिया में उस तरह की हलचल नहीं होती। एक पर्टिकुलर पॉकेट में कोई एक चुनाव होता है, वो जब चारों तरफ उसी तरह का माहौल होता है तब वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की स्थिति रहती है। बाई इलेक्शन में ज़्यादा वोट कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर तकरीबन 59% के आसपास आकर के वोटिंग परसेंटेज ठहरा हुआ है। तो 59% भी काफ़ी होता है, और लेकिन उतना नहीं होता जितना सामान्य निर्वाचन में था। तो इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी एक तय करेगी किस हिस्से में ज़्यादा हुई है। और ये एक चीज़ मैं आपको, अपने दर्शकों को आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूँ कि 3000 अधिक महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाला है। जितनी भी वोटिंग हुई है महिला और पुरुषों की, तो महिलाएं पुरुषों से 3000 वोट ज़्यादा डाल चुकी हैं। उनकी वोट, महिला वोटर की 3000 संख्या ज़्यादा हैं जो पुरुषों से काफ़ी आगे हैं। तो मातृशक्ति ने किसकी किस्मत यहाँ लिखी है? मातृशक्ति के मन में क्या था? क्या वो मुद्दे जो केदार घाटी में पसरे हुए थे, क्या वो मुद्दे जो लोगों के जुड़े हुए थे, क्या वो मुद्दे जो चारधाम यात्रा से जुड़े थे, क्या वो मुद्दे जो आपदा के बाद जख्म रह गए थे, जैसा कांग्रेस का कहना था, लोगों का कहना था? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करके गई है, तो ये अभी 10 से 11 बजे के बीच में तस्वीर क्लियर होने की स्थिति रहेगी कि अभी ये जो हार जीत की जो लाइन है ये किस तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जीत हार कहीं ना कहीं प्रदेश के भविष्य को भी तय करती नजर आएगी, और साथ ही साथ कांग्रेस के अगर भविष्य की बात करें तो उस पर भी एक बड़ा असर पड़ते नजर आएगा इस जीत हार का। अजीत,
बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा बताया अभी आपको, चूंकि कांग्रेस का टेम्पो इसलिए बना हुआ है चूंकि वो 2 महीने पहले 2 बाई इलेक्शन जीत चुकी है, हरिद्वार की मंगलौर सीट का और चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट का। तो भगवान बद्रीनाथ के यहाँ जाकर उन्होंने ये इस बात का नारा बुलंद किया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, बद्रीनाथ में भी बद्री विशाल ने उनको हरा दिया है। तो ऐसी एक यहाँ पर एक कथानक राजनीति का यहाँ पर लिखा गया और पूरे देश में बद्रीनाथ के हारने का बड़ा संदेश गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ की तैयारी पिछले 2-3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। तमाम योजनाएं जो आचार संहिता लगने से पहले सरकार द्वारा दी जा सकती थी, वहां के मुआवजे, आपदा प्रबंधन का काम, अवस्थापना का काम, तो इसमें तेजी लाई थी। हालांकि वहां सड़कों की हालत अभी भी जिस तरह की है तो वो बहुत अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी मैंने दोनों कारणों से आपको बताया कि कांग्रेस के लिए सीट जीतना इसलिए है, अगर वो हार जाती है तो उसको निकाय चुनाव में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और लोग कहेंगे तो पहले एकजुट होकर लड़े थे मंगलौर और बद्रीनाथ में, और केदारनाथ में कांग्रेसियों के गुटों की वजह से, गुटबाजी की वजह से चुनाव हार गए। और उधर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है, इकबाल का कायम रहना किसी भी सरकार का बहुत जरूरी है। और बाई इलेक्शन में भाजपा पहले ही 24 साल में 2 महीने पहले 2 बाई इलेक्शन हार चुकी है, तो ये भी एक रिकॉर्ड भाजपा के नाम लिखा जा चुका है और कांग्रेस के नाम जीत का रिकॉर्ड लिखा जा चुका है कि विपक्ष में रहते हुए बाई इलेक्शन जीत लिया। ऐसे तमाम समीकरण यहां पर मतलब बने हुए हैं, ऐसी तमाम इक्वेशन बनी हुई है कि दोनों दलों ने। साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो इस उपचुनाव में भी सारे गुट जो है वो एक साथ जो है वो खड़े नजर आए, और इसीलिए अगर उस लिहाज से इस तस्वीर को देखें पूरी तरीके से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। हालांकि तस्वीर क्या रहेगी नतीजों को लेकर, ये तो वक्त यहां पर बताएगा कि जनता ने किसका साथ दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर देखा जा रहा है, जो एकता और जिस तरह से मुद्दे मुखर होकर उठाए कांग्रेस। देखिए, राहत और आफत तो बिल्कुल आपने सही कहा कि राहत और आफत तो नतीजे लेकर के आएंगे, किसी के लिए आफत होगी, किसी के लिए राहत होगी। लेकिन कांग्रेस ने बहुत जी जान से चुनाव लड़ा। बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल हो, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारा हो, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत हो, गोविंद कुंजवाल हो जो स्पीकर रह चुके हैं, पुराने और उत्तर प्रदेश के जमाने के नेता हैं, तो ये सब तमाम लोग जो हैं वहाँ पर जुटे रहे। लेकिन देखिए, सतही तौर पर एक अलग तस्वीर होती है और अंदर एक अलग तस्वीर होती है। जो गुटबाजी टिकट वितरण से लेकर, टिकट वितरण से पहले थी, टिकट दिलाने के लिए थी कि 2 खेमों में कांग्रेस बट गई थी। अगर वो एकजुटता सरफेस पर नहीं है, अंदर तक है, तो रिजल्ट उनके अनुकूल भी हो सकता है। और अगर अंदर गुटबाजी रही और सरफेस पर एकता रही है तो फिर उसका परिणाम भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। उसी तरह से कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा 1 महीना 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले केदारनाथ की एक जनसभा में कहा था कि जब तक यहां पर विधायक निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा के विधायक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, यहाँ का विकास करेंगे। तो 2-2.5 महीने से इस नैरेटिव को भी कांग्रेस ने तोड़ने की एक कोशिश की होगी जरूर, कि जब मुख्यमंत्री ने खुद ही एक क्षेत्र का विधायक अपने आप को घोषित कर दिया है तो ये सीट जीतना उनके लिए बेहद लाजमी है। इससे कहने वाली बात भी ये हो जाएगी कि मुख्यमंत्री ने तो इतना भावनात्मक संदेश दिया था कि मैं ही केदारनाथ से विधायक हूं, मेरी जिम्मेदारी है केदारनाथ का विकास करना, जब तक कोई विधायक नहीं आ जाता। तो फिर लोग ये कहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री इतना भावनात्मक संदेश देने के बाद रिजल्ट भाजपा के अनुकूल नहीं रहा तो ये एक बहुत आगे वाली बात होगी। तो इसीलिए भाजपा ने वहां पर जितनी स्ट्रेटेजी थी वो सारी अपनाई, लोगों को घर से निकाला, बूथ तक लेकर गए, योजनाओं का लाभ दिया, तमाम चीजें समझाने की कोशिश की। तो अब यही फर्क होगा कि दोनों दलों ने पूरी ताकत लगाई है, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो, कूटनीतिक तौर पर हो, जितना भी जो भी संसाधन चुनाव में जुटाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें अब तकरीबन 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन कामयाब रहा और किसको नाकामयाबी हासिल हुई। जी बिल्कुल, लेकिन आज के इस परिणाम